क्या आपके यहाँ कोई काव्या घोष नाम की पेशेंट है? मैंने हाँफते हुए रिसेप्शनिस्ट से पूछा, जो हमारे कॉलेज की रिसेप्शनिस्ट की तरह ही खूबसूरत लग रही थी। मुझे समझ नहीं आता ऐसी जगहों पर इतनी खूबसूरत लड़कियों को रखने का क्या मतलब होता है। 1 मिनट सर। उसने अपने सर पर उंगलियां कंप्यूटर के कीबोर्ड पर दौड़ाई। यस सर, काव्या घोष फ्रॉम बीसीडी। बट सॉरी सर, आप उनसे अभी नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकता? पर क्यों? क्योंकि वो अभी आईसीयू में है। आईसीयू में? ये सब तो मेरे लिए एक छोटे से हार्ट अटैक से कम नहीं था। पर मैं आज इस खूबसूरत लड़की की बात नहीं मानने वाला था। मैं आईसीयू की ओर भागा। सामने एक तीर बनाकर आईसीयू की दिशा दिखाई गई थी। पल भर में मैं आईसीयू के दरवाजे तक पहुंच गया। आईसीयू के बाहर खड़े गार्ड ने मुझे रोका, जैसे वो यमराज का छोटा भाई हो। कहाँ? उसने इशारों में मुझे रोकते हुए पूछा। भैया, मुझे अपनी फ्रेंड से मिलना है, वो आईसीयू में है। बस मैं एक बार देखकर वापस आ जाऊंगा, मैंने हाथ जोड़ते हुए उससे कहा। वो मुझे ऐसे घूरने लगा मानो मैंने उसकी बेटी का हाथ मांग लिया हो। आप अभी नहीं जा सकते, उसने मसाले से भरे मुंह को हिलाते हुए कहा। अभी डॉक्टर साहब अंदर हैं, ऑपरेशन चल रहा है, आप थोड़ी देर इंतजार कर लो। उसने सामने बड़ी चेयर की ओर इशारा किया। मैंने देखा वहाँ पास में कुछ लोग एक लोहे की लंबी चेयर पर किसी अपने के इंतजार में बैठे थे। उनका दर्द उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अचानक मेरा ध्यान बाईं तरफ लगी डॉक्टर्स के लिस्ट पर गई। डॉक्टर राममूर्ति, इंटेंसिव हेड। मैंने अपना बनारसी दिमाग चलाया। अरे भैया, डॉक्टर राममूर्ति मेरे अंकल हैं। अभी मैंने उनसे सुबह ही बात की थी। मैंने सोचा हो सकता है ऐसा बोलने से बात बन जाए। चूतिया समझे हो क्या? राममूर्ति साहब कब का छोड़ चुके हैं। मेरी ट्रिक फेल हो गई। अच्छा, कब? मैंने नजरें चुराते हुए पूछा। मैं वहीं पड़े लोहे के चेयर पर बैठ गया। मेरा सर मेरे हाथ में था। पता नहीं वो किस हाल में होगी, सब मेरी वजह से हुआ है। मैं उसे बचा सकता था। काश कि मैं उसे गिफ्ट लेने ना भेजा होता। मुझे अनिरुद्ध की बातें बार बार परेशान कर रही थी। उसने बताया था कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं इतना सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ? मैं खुद को कोसने लगा। मैं उसे देखना चाहता था। वो मेरे लिए अपनी जिंदगी मौत से जूझ रही थी। मेरे सर को किसी ने हिलाया। अगर देखना है तो बगल की खिड़की से देख सकते हो। गार्ड ने दूसरी तरफ खिड़की की ओर इशारा किया। खिड़की थोड़ी सी खुली थी। वहाँ एसी की पाइप का काम चल रहा था। मैं खिड़की की ओर भागा। मैंने अंदर देखा, वहाँ बहुत सी जानें जिंदगी के लिए जूझ रही थी। डॉक्टर शक्ल छुपाए भगवान का काम कर रहे थे। मैं काव्य को ढूंढने लगा। आईसीयू के लेफ्ट साइड कॉर्नर पर वो मुझे दिख गई। उसका शरीर पूरी तरह से ढके होने के बाद भी मैं उसे पहचान गया। उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ था और सर पर पट्टी, जिस पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। पर उसकी आंखें बंद क्यों हैं? वो कोई मूवमेंट क्यों नहीं कर रही है? डॉक्टर उससे दूर क्यों खड़े हैं? मैं चिल्लाना चाहता था। मैं उन डॉक्टर से बोलना चाहता था, कोई उसे जगाए। वो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? मैं भागकर गार्ड के पास गया। मैं उसे दोबारा विनती करने लगा। मैंने अपनी जेब में बचे सारे नोट उसकी तरफ बढ़ाए, पर वो नहीं माना। थोड़ी देर के बाद बाहर की लाल बल्ब बंद हुई। कमरे से एक डॉक्टर मुंह से मास्क हटाते हुए बाहर निकला। मैं उसकी तरफ भागा। सर, वो कैसी है? काव्या। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने मेरी ओर देखा। वो ठीक तो है ना? मैं कब उसे मिल सकता हूँ? मैंने पूछा। आई एम सॉरी, हम उसे बचा नहीं सके। उसकी पहले ही मौत हो चुकी थी।
अचानक सब शांत हो गया। मैं किसी की आवाज़ को नहीं सुन पा रहा था। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? सब कुछ तो सही था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ऐसा थोड़े ही होने दूँगा। मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया। मुझे उस डॉक्टर की कही बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं रोने लगा। मैं चिल्ला रहा था। गार्ड ने मुझे ऊपर उठाया। काव्य अब नहीं रही। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? अभी तो मुझे काव्या को बताना था कि आशी ने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। वो कैसे जा सकती है? ये सब मेरी वजह से हुआ है। पल भर में मुझे इस दुनिया से नफरत हो गई। मुझे खुद से नफरत हो गई। मेरे लिए मेरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। लोगों ने मुझे पकड़ रखा था। मैं अब पूरी तरह से असहाय हो गया। मेरे शरीर में कोई जान नहीं बची थी। मैं चुपचाप जमीन पर पड़ा हुआ था। लोग आते जाते मुझे जमीन पर पड़े देख रहे थे। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरी ओर कोई कागज का टुकड़ा बढ़ाया। उस पर साइन करने थे। मेरी आंखें फिर भर आई। मैं रोने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। उस कागज पर लिखे शब्द सब धुंधले से दिखाई पड़ रहे थे। ये कुछ ऑफिशियल फॉर्म थे जो हॉस्पिटल वालों की तरफ से थे। मैंने अपने आंसू पोंछे। बॉडी सबमिशन ऑफ काव्या सिंह। मैंने उस पेपर पर पढ़ा। मैंने अपनी आंखें साफ की। काव्या सिंह। मैंने उसके नीचे निगाह दौड़ाई। एज 15 साल। एड्रेस फैजाबाद। ये ये काव्या नहीं है। हाँ, ये मेरी काव्या नहीं है। मैंने गार्ड से बोला। मैंने दोबारा उस लेटर को पढ़ा। काव्या सिंह मतलब मेरी काव्या जिंदा है। मैं जोर जोर से गहरी सांस लेने लगा, जैसे मैं पहली बार सांस ले रहा हूँ। मतलब वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई। मेरे शरीर में फिर से एक नई ऊर्जा आ गई। ऐसा लगा भगवान ने मुझे नई जिंदगी दे दी हो। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैंने गार्ड से बोला। इस बार उसने मुझे नहीं रोका। उसने मुझे जूते बाहर निकालने को कहा। वो छोटी सी गोल चमकीली आंखें बंद थी। वो नींद में थी। उसकी सांस चल रही थी। ये सांसें ही तो होती हैं जो एक मृत व्यक्ति को जीवित रखती हैं। ये सांसें ही तो हैं जिसे देखकर मैं खुश था। जीवन का सबसे बड़ा सच मृत्यु है। उससे बड़ा सच उस दुनिया में कुछ भी नहीं। एक बड़ा सच ये भी था कि काव्य मेरे सामने है और वो जिंदा है। मैं उससे बातें करना चाहता था। बस एक बार वो अपनी आंखें खोल दे। मैं उसे अपनी लिखी शायरी सुनाना चाहता था। मैं उसके हार्ट बीट को ऊपर नीचे होता हुआ देख सकता था। ये पहली बार था जब मैं उसे लगातार देखे जा रहा था। उसकी पकौड़ी जैसी नाक, वो इंद्रधनुषी होठ, उसकी होठ पलके, और वो मुझे मना नहीं कर सकती थी। मैंने अपना हाथ उसके बेजान हाथ पर रखा। मैं बस उम्मीद कर रहा था कि मेरे छूने से शायद वो अपनी नींद से जाग जाए, जैसा कि अक्सर फिल्मों में होता है। वो नींद में थी। मैं उसकी सांसों को चलते हुए बार बार देख रहा था। अगले 5 मिनट के बाद गार्ड ने मुझे बाहर कर दिया। आशीष कॉलिंग। मैंने 10वीं बार उसके फ़ोन को काटा। मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता था, आशी से भी नहीं। मैं उस परिवार वाले के बारे में सोच रहा था जिसे उस फॉर्म पर साइन करना पड़ा होगा। उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आप किसी के दर्द को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप दर्द से खुद न गुजरे हों। 2 घंटे बाद काव्या को होश आया। मुझे उससे मिलने के लिए बुलाया गया क्योंकि उसकी फैमिली को अभी उसके बारे में पता नहीं था। उसे 3rd फ्लोर पर एक पर्सनल रूम में शिफ्ट किया गया। वो छोटी सी गोल चमकीली आंखें अब खुल चुकी थी। वो अब मुझे देख सकती थी। उसके इंद्रधनुषी होठ सूख चुके थे। वो चुपचाप मुझे देखे जा रही थी। मुझे तो वो हमेशा बोलते हुए अच्छी लगती,
आज पहली बार वो मेरे सामने चुप थी। कभी कभी कुछ बोल भी दिया करो, यूं चुपचाप रहती हो तो बेगानी सी लगती हो। मैंने एक शेर बोला। वो मुस्कुराने लगी। तुम्हारी पुरानी मुस्कान मिल गई तो वो खुदा भी मुझसे नाराज हो गया। कहता है अब तो तू कुछ मांगता ही नहीं। इस बार उसने खुलकर हंसने की कोशिश की, पर इस हंसी में एक दर्द सा था। रात के 1 बज रहे थे। मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। मैं रात भर उसके पास चेयर पर बैठा रहा। उसके हाथ मेरे हाथ में थे, जैसा कुछ घंटों पहले आशी के साथ था। उसकी फैमिली वालों को सुबह फ़ोन किया गया। मैं उसे पूरी रात जोक्स और शायरी सुनाता रहा। सुबह होते होते वो सो गई, पर आशी नहीं। वो मुझे रात भर फ़ोन लगाती रही। मैंने आशी को सब कुछ बता दिया। वो भी सुबह आने की जिद करने लगी, पर मैंने उसे मना कर दिया। सुबह डॉक्टर रूटीन चेकअप के लिए आए। उन्होंने बताया कि सब ठीक है, चोट ज़्यादा गहरी नहीं है, उसे जल्दी ही डिस्चार्ज कर देंगे। काव्य भी उठ गई थी। मैं उसके नज़दीक गया। आई एम रियली सॉरी यार। क्यों? उसने हल्की सी आवाज़ में कहा। सब मेरी वजह से हुआ है। चुप रहो, सब उस बास्टर्ड की गलती है। साला हरामी, देख कर नहीं चला सकता था अंधा। काव्या ने पुराने हिटलर मैम के अवतार में आते हुए कहा। अभी भी दुख रहा है क्या? मैंने उसके सर पर लगे बैंडेज की ओर इशारा किया। नहीं, मज़ा आ रहा है। सब डॉक्टर मेरे आगे पीछे जो दौड़ रहे हैं। मैं हंसने लगा। आशी का क्या हुआ? उसने अपनी चोट की परवाह न करते हुए पूछा। सब अच्छा हुआ, मैं अपनी खुशी छुपाते हुए कहा। अच्छा मतलब? पंकज मान गया? कोई पंकज नहीं था। मतलब ये सब एक प्रैंक था जो मुझे परेशान करने के लिए किया गया था। क्या? वो पूरी तरह हैरान थी। हाँ, और पता है मैंने उसे प्रपोज भी कर दिया। फिर? फिर क्या? उसने हाँ बोल दिया। मैंने शर्माते हुए कहा। और हाँ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? कि तुम उसे उस दिन मिली थी और उसने मुझे इरिटेटिंग बोला? मैं भड़कते हुए पूछा। अचानक दरवाजे पर किसी की आहट सुनकर वो चिल्लाई। मेरे घर वाले आ गए। मैंने उसके हाथ से अपना हाथ हटाया। उसने तुरंत अपने को चादर से ढक लिया। कमरे में एक आदमी, एक औरत और एक लड़का आता है। मेरा सिक्स सेंस बता रहा था मम्मी और पापा और भाई हैं। उसने मुझे अपने परिवार वाले के बारे में बताया था। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। वो रो रही थी। आपके दुखों को आपकी माँ से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए हमें हमारे दुख में हमारे मुंह से पहला शब्द माँ ही निकलता है। मैं उठकर दीवार से सटे दूसरे बेड पर बैठ गया। उसके पापा उसकी चोट का जायजा ले रहे थे और 25-26 साल बड़ा हट्टा कट्टा भाई न जाने क्यों मुझे घूरे जा रहा था। मैं न्यूज़पेपर उठाकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगा। अबे सुन, तेरा नाम अनंत है ना? उसके भाई ने गरजती आवाज में बोला। मैंने उसकी ओर देखा। वो सांड की तरह मुझ पर नजरें गड़ाए था। जी सर, मैंने कहा। साले तो तू वही है। वो मेरी तरफ अटैकिंग मूड में बढ़ने लगा। पीयूष भैया, ये वो अनंत नहीं है। इसी ने तो मुझे बचाया और यहाँ लेकर आया। काव्य ने मेरा बचाव करते हुए कहा। पर काव्य ने झूठ क्यों बोला? और तू ही तो है वो का क्या मतलब है? ये सब मेरी समझ से बाहर था। पीयूष वापस रुक गया। मैंने राहत की सांस ली। काव्या के पापा इस बार भी काव्या की गलती दे रहे थे। तुझे घर से स्कूटी ले जाने की क्या ज़रूरत थी? और उसकी माँ उन्हें ऐसा बोलने से मना कर रही थी। काव्या रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। काव्य जिंदा है, इतना इन लोगों के लिए काफ़ी नहीं है। अगर वो ना होती तो? कैसे लोग हैं जो अभी भी लड़कियों पर इतनी पाबंदी लगाते हैं? उन्हें उसके खेलने से भी प्रॉब्लम है। काव्य रोए जा रही थी और उसके पापा
शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरा खून उखौलने लगा। क्या आप लोग थोड़ा शांत नहीं रह सकते? इसको दर्द हो रहा है, वो रो रही है, दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चिल्लाया। मेरे चिल्लाने से पूरा माहौल बदल गया। काव्या मुझे ऐसे देखने लगी मानो मैंने ये बोल के कोई गुनाह कर दिया हो। उस सांड की नज़र फिर मुझ पर थी। उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया। तू बीसीडी में ही पढ़ता है ना? मैंने काव्या की ओर देखा। वो इशारे में मुझे बोलने से मना कर रही थी। हाँ, मैंने कहा। साले तो तूने ही उसे भड़काया है। भैया प्लीज़ उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। काव्या के आग्रह के बाद मैं मुश्किल से उसके चंगुल से बच पाया। मैंने अपने कॉलर को सही किया। अनंत, तुम जाओ यहाँ से, काव्या ने कहा। पर तुम? मैं ठीक हूँ, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। मैंने काव्या की ओर देखा, फिर उस सांड की ओर देखा जो अभी भी मुझे घायल करने के लिए तैयार था। काव्या कैसे इन लोगों के साथ रहती होगी? मैं वहाँ से गुस्से से निकला। गेट पर रिसेप्शनिस्ट अब भी अपने काम में व्यस्त थी।